हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जसवी इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी फ्रेंड्स? आज हम पर्सी bysshe शैली के बारे में पढ़ेंगे, है ना। काफ़ी इंपॉर्टेंट ये लेक्चर रहने वाला है। इसमें काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें इनकी लाइफ के बारे में और वर्क्स के बारे में बात करने वाली हैं। गाइस, इससे पहले आपसे एक बात कहना चाहती हूँ, इतनी मेहनत से मैं आपके लिए पीपीटी बनाती हूँ, इसमें काफ़ी कुछ आपको मिलेगा, है ना। एक तो वीडियोज़ होंगे जिसमें और कहीं भी जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल आपको इन्हीं 2 वीडियोज़ के अंदर मिल जाएगा। एक मैं आज अपलोड कर रही हूँ और एक मैं 1-2 दिन में अपलोड करूँगी, जिससे कि काफ़ी मैटर आपको मिलेगा। कहीं भी शैली को दोबारा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बट गाइज़, प्लीज़ लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, थोड़ा सा फीडबैक मिले आपका तो अच्छा लगता है। और अगर वीडियो अच्छे लगे तो प्लीज़ कमेंट भी ज़रूर किया करें कि आपके लिए यूज़फुल है कि नहीं है ना। क्योंकि मैं बहुत मेहनत करती हूँ और आपका रेस्पॉन्स अच्छा नहीं होता है तो अच्छा नहीं लगता है। चलिए स्टार्ट करते हैं गाइस हमारा टॉपिक। सबसे पहले हम बात करते हैं गाइस, शैली वॉज अ फेमस इंग्लिश पोएट, रोमांटिक पोएट, है ना। शैली एक रोमांटिक पोएट थे हुज पोएट्री रिफ्लेक्ट्स पैशन, ब्यूटी, इमेजिनेशन, लव, क्रिएटिविटी। जिनकी पोएट्री में हमें क्या क्या नज़र आता था? पैशन नज़र आता था, ब्यूटी, इमेजिनेशन, लव और क्रिएटिविटी। पॉलिटिकल लिबर्टी भी यहाँ पे नज़र आती थी, है ना। पॉलिटिकल लिबर्टी भी ये लिखते थे। काफ़ी पॉलिटिकल लिबर्टी के बारे में भी इन्होंने कई वर्क्स इन्होंने डाले हैं। एंड नेचर के बारे में भी इन्होंने लिखा है। बीइंग वेरी सेंसिटिव, ठीक है, बीइंग वेरी सेंसिटिव एंड possessing distinctive qualities of hope, love, joy and imagination. Sally strongly believed in realization of human happiness. मतलब इनके अंदर सेंसिटिव बहुत थे शैली, possessing भी बहुत थे चीज़ों के प्रति। अपनी क्वालिटीज़ इनके अंदर जो होप, लव, जॉय की क्वालिटीज़ थी, इमेजिनेशन की जो क्वालिटी थी, उसमें स्ट्रांगली बिलीव्ड इन रियलिटी। उनकी वजह से वो बहुत गहरा उनका विश्वास था किसमें? ह्यूमन हैप्पीनेस में। तो इनकी लाइफ के बारे में अगर बात करें तो कि बॉर्न कहाँ पे हुए थे और कब हुए थे? पर्सी bysshe शैली 4 अगस्त 1792 को इनका बर्थ हुआ था, फील्ड प्लेस, वार्नहम, वेस्ट ससेक्स, इंग्लैंड के अंदर। डाइड, डेथ कब हुई थी इनकी? 8 जुलाई, एज्ड 29 में इनकी डेथ हो गई थी गाइस। गल्फ ऑफ ला स्पेजिया, किंगडम ऑफ सर्डिनिया, नाउ इटली। मतलब 29 एज से थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो गया था, है ना, लेकिन पूरे 30 एज नहीं हुए थे, ये आपको याद रखना है। अगर कहीं 30 आ जाए ना, 29 ना हो वहाँ पे, तो आप 30 भी कर सकते हो। ओके, थोड़ा सा मैं बारीक कर लूँगा इस पेन को, काफ़ी मोटा हो रखा है। चलिए 1 मिनट। सॉरी गाइस, मैं एक्चुअली ये यूज़ नहीं करती हूँ, जिसकी वजह से मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। 1 मिनट, मैं एक्चुअली इनको यूज़ नहीं करती हूँ। चलिए तो देखते हैं यहाँ पे गाइस, ऑक्यूपेशन जो है वो इनका क्या था? ऑक्यूपेशन पोएट थे, ये ड्रामेटिस्ट थे, है ना, एसेइस्ट थे और नॉवलिस्ट थे। यहाँ पे ये पूरा का पूरा एक लाइन बन गई है, एक्चुअली पता नहीं कैसे हो गया। तो आप ऐसे समझ लीजिए, पोएट थे, ड्रामेटिस्ट थे, नॉवलिस्ट थे और एसेइस्ट थे। अल्मा मेटर का मतलब होता है गाइस जहाँ हम पढ़े हुए होते हैं, जो हमारे कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज़ वगैरह होती हैं, तो वो अल्मा मेटर उसको कहा जाता है। तो अल्मा मेटर यूनिवर्सिटी जो थी गाइस, वो मतलब यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में इन्होंने पढ़ाई की थी। लिटरेरी मूवमेंट की बात करें तो लिटरेरी मूवमेंट ही रोमांटिसिज्म में ये थे। आगे बात करते हैं स्पाउस से मतलब होता है स्पाउस, वाइफ के लिए हस्बैंड स्पाउस होता है, हस्बैंड के लिए वाइफ स्पाउस होती है। तो स्पाउस की बात करें तो हैरिट वेस्टब्रुक 1811, है ना, इनमें इनका जो है शादी हुई और डाइड हो गई है 1816 के अंदर। तो ज़्यादा से ज़्यादा 5 साल मैक्सिमम इनकी रही है। मैरी शेली दूसरी जो इनकी स्पाउस थी, वाइफ थी, वो मैरी शेली थी, जो 1816 में शादी कर ली थी इन्होंने। हैरियट वेस्टब्रुक के मरते ही इन्होंने इससे शादी कर ली थी। चिल्ड्रन की बात करें यहाँ पे तो 6 चिल्ड्रन हुए हैं इनको, इनके इंक्लूडिंग पर्सी फ्लोरेंस शेली, ठीक है। इसके बाद पेरेंट्स की बात करें तो टिमोथी शेली, एलिजाबेथ पिटफोर्ड, पेरेंट्स कौन थे? टिमोथी शेली जो इनके पिता थे, और एलिजाबेथ पिटफोर्ड जो थी वो इनकी मदर थी। ओके, इसके बाद कुछ पॉइंट्स अगर अब आ गए हैं, इन पॉइंट्स को बहुत ही ध्यान से देखना है, इनमें काफ़ी कुछ मिलेगा आपको। तो टिमोथी शेली जो थे गाइज, द पोएट्स फादर, ये फादर थे पोएट के, वॉज अ वीक
कन्वेंशनल मैन, ये काफ़ी कमज़ोर व्यक्ति थे कन्वेंशनली, हु वॉज कॉट बिटवीन एन ओवर बियरिंग फादर एज अ रिबेलियस सन। ठीक है, इनके ये एक हु वॉज कॉट बिटवीन एन ओवर बियरिंग फादर थे ये, मतलब शैली की जो हरकतें थे वो काफ़ी रिबेलियस थी और बहुत ज़्यादा ये बियर कर रहे थे इसको, तो काफ़ी मतलब परेशान थे इससे, ये कह सकते हैं। तो द यंग शैली वॉज एजुकेटेड एट शियोन हाउस एकेडमी, जो यंग थे जब ये बच्चे थे तो यंग थे मतलब, तो कहाँ पे इन्होंने एजुकेशन ली थी, 1802 से लेके 1804 तक इन्होंने एजुकेशन ली थी सियोन हाउस एकेडमी के अंदर। ओके, यहाँ पे अब बात करते हैं दैन एट ईटॉन, और फिर ईटॉन कॉलेज में 1804 से लेकर 1810 तक इन्होंने ईटॉन कॉलेज में इनकी एजुकेशन हुई। इसके बाद गाइस बात करते हैं इन द फॉल ऑफ 1810 सैली एंटर्ड यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड। 1810 के अंत तक इन्होंने यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड में एडमिशन ले लिया था, पहले सियोन हाउस एकेडमी, फिर ईटॉन कॉलेज और इसके बाद यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑक्सफोर्ड, वेयर ही एनलिस्टेड हिज फेलो स्टूडेंट, जहाँ पे इनको एक फेलो स्टूडेंट मिला, इनका दोस्त भी बना, थॉमस जेफरसन होग। ठीक है, ये होग नाम से जो था इनका फ्रेंड था, एज अ डिसिपल। बट इन मार्च 1811 में यूनिवर्सिटी कॉलेज एक्सपेल्ड बोथ सैली एंड होग, इन दोनों को ही निकाल दिया था यूनिवर्सिटी कॉलेज ने, बिकॉज इन्होंने क्या किया था गाइस, इन्होंने एक पैम्पलेट लिखी, कौन सी, नेसेसिटी ऑफ एथिज्म, ऑथरशिप की उसकी इन दोनों ने मिल करके। तो होग सबमिटेड टू हिज फैमिली बट सैली रिफ्यूज्ड टू अपोलोगाइज टू हिज, कहने का मतलब है कि जो होग थे उन्होंने तो बाद में माफ़ी मांग ली थी, जो हेड थे वहाँ के उनसे, लेकिन इसने नहीं मांगी थी, सैली ने माफ़ी मांगने से इनकार कर दिया, तो ये यहाँ से चला गया था। इसके बाद बात करते हैं लेट इन अगस्त 1811 के अगस्त में, लेट में, शैली इलॉप्ड विद हैरियट वेस्टब्रुक नाम की लड़की के साथ ये भाग गए थे। इन 1813 ही इशूड क्वीन मैप, है ना, और इनसे शादी भी कर ली थी 1811 में ही। इन 1813 ही इशूड क्वीन मैप, 1813 में इन्होंने क्वीन मैप नाम का एक वर्क आया इनका। हिज फर्स्ट मेजर, ये इनकी पहली सबसे मेजर पोएम थी, 9 कैंटोज थे इसके अंदर, और ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई थी गाइज। And lyric measures that attacks the evils of the past and present, commerce, war, the being of meat, the church, monarchy and marriage। इन्होंने क्या क्या चीज़ें यहाँ पे, ये मिक्सचर था एक तरीके का, क्या क्या डाला था इन्होंने इसमें, इविल्स के बारे में, कौन कौन सी इविल्स जो पहले भी थी और प्रेजेंट में भी हैं, इस प्रकार की कुछ कॉमर्स, जो कॉमर्शियली जो इविल्स थी, वॉर थे, है ना, युद्ध वगैरह, ईटिंग ऑफ मीट, ये वेजिटेरियन थे, ये भी मैं आपको बता देना चाहती हूँ, ये वेजिटेरियन थे, तो बल्कि ये क्रिश्चियन थे लेकिन फिर भी वेजिटेरियन थे। द ईटिंग ऑफ मीट, द चर्च के बारे में लिखा, मोनार्की और मैरिज वगैरह के बारे में इन्होंने इसमें लिखा। बट एंड्स, लेकिन अंत में विद रेस्प्लेरेंट होप्स फॉर ह्यूमैनिटी व्हेन फ्रीड फ्रॉम दीज वाइसेस, और अंत में इन्होंने ये चाहा कि जो ह्यूमैनिटी है, जो मानवता है, वो इन सब चीज़ों से फ्री हो जानी चाहिए। आगे है इन जून 1813 में जो हैरियट थे, हैरियट शैली वेस्टब्रुक, शैली बन गई बाद में शादी करके, तो उन्होंने एक डॉटर को जन्म दिया, लेंथी। बट अ ईयर लेटर, लेकिन एक साल बाद ही सैली फेल इन लव विद मैरी वोल्स्टनक्राफ्ट गॉडविन, मैरी गॉडविन कह दीजिए इसको, तो डॉटर ऑफ विलियम गॉडविन, जो इनके मेंटर भी थे। विलियम गॉडविन कौन थे, गुरु थे किसके, शैली के, पीबी शैली के। ठीक है, उन्हीं की बेटी से, उन्हीं की डॉटर से इनको फिर से प्यार हो गया 1813 में। इसके बाद आता है कि शैली एंड मैरी गॉडविन, सैली और मैरी गॉडविन इलॉप्ड टू फ्रांस ऑन जुलाई 27, 1814। शैली और मैरी गॉडविन इलॉप्ड हो गए, भाग गए फिर से, पहले तो हैरियट वेस्टब्रुक के साथ भाग गए और फिर दोबारा जो है मैरी गॉडविन के साथ भाग गए 27 जुलाई को 1814 में। ओके, इसके बाद गाइस इन 1815 में सैली रीड द क्लासिक्स विद हॉग, इन्होंने हॉग अपने मित्र के साथ क्लासिक्स के बारे में रीड किया। एंड अनदर फ्रेंड, और एक मित्र और बना इनका, थॉमस लव पिकॉक, उन्हीं ने इनको जो है अलास्टर नाम का एक वर्क के लिए टाइटल सजेस्ट किया था। ही ऑल्सो रोट अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड, है ना, ये दोनों नाम है इसके। अलास्टर का अगर सब टाइटल पूछा जाए तो अलास्टर का सब टाइटल है द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। ये ब्लैंक वर्स पोएम है, पब्लिश्ड विद शॉर्टर पोएम इन 1816, है ना, कुछ इनकी शॉर्टर पोएम 1816 में पब्लिश हुई थी, उन्हीं के साथ ये भी पब्लिश हुई। दैट वॉन्स आइडियलिस्ट्स लाइक
शैली हिमसेल्फ, ये शैली ने खुद को भी इसमें वॉर्न किया है किसके लिए, नॉट टू अबंडन स्वीट ह्यूमन लव एंड सोशल इम्प्रूवमेंट फॉर द वेन परसूट ऑफ इवेंसेंट ड्रीम्स। मतलब अपने बेकार के ख्वाबों ख्यालों के लिए, अपनी इमेजिनेशन मतलब अपने ड्रीम्स के लिए बेकार के, हमें कभी भी स्वीट ह्यूमन लव को और सोशल इम्प्रूवमेंट को कभी भी बर्बाद नहीं करना चाहिए उसके लिए, ठीक है। इसके बाद है शैली कंपोज द पोएम्स हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी। 1816 में इनकी एक और पोएम कंपोज हुई, हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी और मॉन्ट ब्लैंक, ये दोनों ही पोएम 1816 में आई। एंड मैरी बिगन हर नॉवल, और मैरी जो इनकी वाइफ थी उन्होंने अपना नॉवल शुरू किया फ्रैंकेनस्टीन, ओके। इन मार्च 1817, मार्च 1817 में द शैलीज सेटल्ड नियर पीकॉक एट मार्लो, मार्लो में ये लोग पीकॉक, थॉमस लव पीकॉक के साथ ही सेटल हो गए, जहाँ पर शैली रोट हिज 12 कैंटोज रोमांटिक एपिक, जहाँ पे शैली ने अपना 12 कैंटो का एक रोमांटिक एपिक लिखा, लॉन एंड सितना और द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। और इसका जो शॉर्ट सब टाइटल है वो क्या है, द रिवोल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी। दोनों ही नाम लॉन एंड सितना के हैं। एंड मैरी शैली फिनिश्ड फ्रैंकेनस्टीन, और मैरी शैली ने अपना जो फ्रैंकेनस्टीन नाम का इनका नॉवल था वो भी फिनिश कर दिया। इसके बाद आता है जेस्ट्रोजी। जेस्ट्रोजी नाम का जो ये वर्क है ये एक रोमांस है, गॉथिक नॉवल है, पर्सी बैसी शैली के द्वारा। फर्स्ट पब्लिश कब पब्लिश हुआ, ये सबसे पहले 1810 में लंदन में पब्लिश हुआ बाय जॉर्ज विल्की एंड जॉन रॉबिन्सन एनोनिमसली। एनोनिमसली का मतलब है इसमें इन्होंने अपना नाम नहीं छापा, ये नहीं बताया कि ये किसके द्वारा लिखा गया है, बट ये पब्लिश हुआ था। किसने पब्लिश किया था, जॉर्ज विल्की और जॉन रॉबिन्सन ने। इसके बाद द डेविल्स वॉक अ बैलेड, इनका एक बैलेड भी आया डेविल्स वॉक नाम का, वॉज अ मेजर पोइटिकल वर्क पब्लिश्ड एज अ ब्रॉड साइड बाय पर्सी बैसी शैली इन 1812। 1812 में इनका ये बैलेड आया था, द डेविल्स वॉक। द पोएम कंसिस्टेड ऑफ 7 इरेगुलर बैलेड स्टैंजाज ऑफ 49 लाइन, मतलब 49 लाइन्स के 7 इरेगुलर स्टैंजा यहाँ पे इसने कंसिस्ट किए हुए थे। द पोएम वॉज अ सटायरिकल अटैक, और ये एक सटायर था किस पर, क्रिटिसिज्म ऑफ ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऊपर ये एक सटायर था। सैटन इज डिपिक्टेड मीटिंग विद की मेंबर्स ऑफ दिस ब्रिटिश गवर्नमेंट, ओके। शैली ट्रांसलेटेड प्लेटोज सिम्पोजियम, शैली ने अपना प्लेटो का सिम्पोजियम नाम का इनका एक वर्क था प्लेटो का, वो भी ट्रांसलेट किया। रोट हिज ऑन ऐसे ऑन लव, और अपना ये ऑन लव नाम का एक खुद का इनका ऐसे भी पब्लिश हुआ। ही ऑल्सो कंप्लीटेड अ मॉडेस्ट पोएम एंटाइटल रोजालिंड एंड हेलन नाम का इनका एक पोएम भी आई, इन विच द इमेजिनेशंस इज डेस्टिनी इन द पोएट रिफॉर्मर लियोनल हु इम्प्रिजन फॉर रेडिकल एक्टिविटी। इसमें क्या था, रोजालिंड एंड हेलन में यहाँ पे इमेजिन किया गया था कि डेस्टिनी इन द पोएट्स रिफॉर्मर, कि कैसे डेस्टिनी जो है वो पोएट्स को रिफॉर्म कर देती है, बदल देती है। हु इम्प्रिजन फॉर रेडिकल एक्टिविटी, जो अपनी रेडिकल एक्टिविटी के लिए डाइज यंग आफ्टर हिज रिलीज, जल्दी ही रिलीज होने के बाद भी उसकी डेथ हो जाती है। ही ऑल्सो बिगन जूलियन एंड मडालो, जूलियन और मडालो नाम का भी इनका एक वर्क आया, इन विच बायरन, शायद 18 में आया था ये जूलियन एंड मडालो। तो इन विच बायरन मडालो, बायरन जो है यहाँ पे मडालो था और शैली ने खुद को यहाँ पे जूलियन बताया है, ओके। एंड इन नवंबर में 1818 में द शैली ट्रेवल्ड थ्रू रोम टू नेपल्स, इसने शैली ने ट्रेवल किया कहाँ से, रोम से लेके नेपल्स तक। वेयर दे रिमेन अंटिल द एंड ऑफ फरवरी 1819, और जहाँ पर ये 18 फरवरी में मतलब 1819 तक ये यहाँ पे लास्ट तक रहे, अपने एंड तक। द चेंची, a tragedy on the Elizabethan model based on a case of incestuous rape and patricide in 16th century Rome। ये चेंची नाम का इनका एक ट्रेजेडी था, 5 एक्ट ट्रेजेडी थी ये, जैसे शेक्सपियर लिखा करते थे ऐसी ही एक ट्रेजेडी थी। तो इसमें गाइज ये एलिजाबेथन मॉडल पे ही थी, जैसे कि मैंने बताया शेक्सपियर के मॉडल पे थी ये, 5 एक्ट में लिखा करते थे शेक्सपियर भी। तो केस ऑफ इंसेप्चुअस रेप, मतलब इसमें रेप बलात्कार का एक केस है, और पेट्रीसाइड होती है अपने पिता की हत्या कर देना। 16th सेंचुरी रोम में ऐसा कुछ इंसिडेंट हुआ होगा जिसके ऊपर ये चेंची नाम का इनका वर्क था। इसके बाद आता है अलास्टर और द स्पिरिट ऑफ सॉलिट्यूड। अलास्टर नाम का इनका जो ये वर्क था इज़ अ पोएम बाय पीबी शैली रिटन फ्रॉम 10 सितंबर टू 14 दिसंबर इन 1815 इन बिशॉप गेट नाम की जगह पे ये 10 सितंबर से लेके 14 दिसंबर तक इसको पूरा किया गया 1815 में, ठीक है।
नियर विंडसर ग्रेट पार्क एंड फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1816 में। 1815 में इसको पब्लिश किया गया और ये पब्लिश कब हुआ, सॉरी कंपोज किया गया 1815 में, और ये पब्लिश कब हुआ 1816 में। पीकॉक सजेस्टेड द नेम अलास्टर विच कम्स फ्रॉम रोमन माइथोलॉजी। रोमन माइथोलॉजी के किसी वर्क पे ही इन्होंने जो है अलास्टर नाम इनको सजेस्ट किया, किसने, थॉमस लव पीकॉक ने, इनके मित्र ने। हिम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी नाम का इनका वर्क 1817 में आया। इज़ अ पोएम रिटन बाय पीबी शेली इन 1816 में इसको लिखा गया और 1817 में इसको पब्लिश कराया गया। इसके बाद बात आती है द रिवोल्ट ऑफ इस्लाम की। ये रिवोल्ट ऑफ इस्लाम जो है, नाम तो इसका ऐसा है, बस ये किसी धर्म विशेष के प्रति नहीं है। 1818 में ये वर्क आया था इनका। इस अ पोएम, ये एक पोएम है, 12 कैंटोज हैं इसमें, कंपोज्ड बाय पीबी शेली इन 1817। ओके, 1817 में ये कंपोज हुआ और 1818 में ये पब्लिश हुआ। इस पोएम में है क्या एक्चुअली, द पोएम वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड अंडर द टाइटल लॉन एंड सिथना। ठीक है, ये द पोएम वॉज ओरिजिनली पब्लिश्ड, ये कब पब्लिश हुई, जब इनका लोन एंड सिथना नाम का इनका वर्क पब्लिश हुआ। और पूरा नाम क्या था इसका, द रिवॉल्यूशन ऑफ द गोल्डन सिटी, अ विजन ऑफ द 19th सेंचुरी बाय चार्ल्स एंड जेम्स ओलिवर इन दिसंबर 1817। ये पूरा टाइटल था इसका, गोल्डन सिटी तक भी नहीं, बल्कि ये पूरा टाइटल था। अगर कहीं किसी एग्जाम में ये आ जाए तो ये आपको बताना होगा। ओके, इससे पहले शायद ये पूरा टाइटल आपको ना पता हो, बट यही होता है। द प्लॉट सेंटर्स ऑन 2 कैरेक्टर, इसमें 2 कैरेक्टर हैं। इसका प्लॉट क्या है गाइस, 2 कैरेक्टर हैं इसमें, लॉन एंड सिथना नाम के इनहैबिटेंट्स ऑफ एर्गोलिस अंडर ऑटोमन रूल हु इनिशिएट अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट इट्स डेस्पोटिक रूलर, है ना। यहाँ पे सिथना और जो लॉन सिथना में गाइस इनहैबिटेंट्स ऑफ कहाँ के हैं, ये एग्रोलिस के, जहाँ पे ऑटोमन नाम का कोई रूल करता है, जो इनिशिएट अ रिवॉल्यूशन अगेंस्ट द डेस्पोटिक रूलर, जो डेस्पोटिक रूलर के खिलाफ वहाँ पे क्या कर देता है, वहाँ पे एक तरीके से रिवॉल्यूशन कर देता है, आंदोलन कर देता है। ओजीमेंडियस की बात करें तो अ सोनेट रिटन इन 1818, ये एक सोनेट है। अगर पूछ लिया जाए कि कौन सी सोनेट है पीबी शेली की, तो ओजीमेंडियस आपको बताना है। इट वॉज फर्स्ट पब्लिश इन 11 जनवरी 1818। सबसे पहले कब पब्लिश हुई, 11 जनवरी 1818 को पब्लिश हुई। किस में, द एग्जामिनर नाम की एक मैगजीन थी लंदन में जो होती थी, उसी में इसको पब्लिश कराया गया। कहीं पे पूछ लिया जाता है कि गाइस कुछ द एग्जामिनर जो है वो कहाँ की मैगजीन है। ओके, तो आपको याद रखना है लंदन की। द पोएट एक्सप्लोर्स द वर्ल्डली फेट ऑफ हिस्ट्री एंड द रेवेज ऑफ टाइम, इवन द ग्रेटेस्ट मैन एंड द एम्पायर दे फोर्स आर इन परमानेंट, देयर लेगेसीज फेटेड टू डिसे इनटू ओब्लिवियन। ठीक है, और टू द वेस्टर्न, और टू द वेस्टर्न की बात करें तो ये तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइज। 1819 में ये आई थी और पब्लिश कब हुई थी, कैसिन वुड नियर फ्लोरेंस, कैसिन वुड नाम की जगह पे इन्होंने ये लिखी थी, इटली में। इट वाज ओरिजिनली पब्लिश्ड इन 1820, 1819 में इसको रिटन किया गया और 1820 में इसको पब्लिश कराया गया। कब, किसके द्वारा, चार्ल्स ओलियर इन लंदन एज पार्ट ऑफ द कलेक्शन, एक कलेक्शन था इनका जिसमें कुछ पोएम थी इनकी, लिरिकल पोएम्स थी, और प्रोमेथियस अनबाउंड नाम का इनका 4 एक्ट प्ले था, वर्स प्ले है ये एक, उसी के साथ इसको भी पब्लिश कराया गया। द मास्क ऑफ अनार्की, मास्क ऑफ अनार्की की बात करें तो इसको मास्क ऑफ अनार्की ऐसे, मास्क ऐसे भी पढ़ा जाता है और मास्क ऐसे भी पढ़ा जाता है। ठीक है, 2 तरीके से हम मास्क को पढ़ सकते हैं। कैसे गाइस, एक तो ये मार्क को पढ़ सकते हैं हम और एक ये मास्क पढ़ सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है इज़ा, ये क्या है, ये एक पॉलिटिकल पोएम है जो कब लिखी गई, 1819 में लिखी गई। फॉलोइंग द पीटरलू मैसेकर, इसमें किसको फॉलो किया गया, पीटरलू मैसेकरे को फॉलो किया। मैसेकर होता है नरसंहार, ठीक है, नरसंहार जहाँ पे बहुत सारे लोगों को मार दिया जाता है, उसी को मैसेकर कहते हैं। तो पीटरलू मैसेकर को फॉलो करते हुए इसको लिखा गया था, मास्क ऑफ अनार्की। इन हिज कॉल फॉर फ्रीडम, इसमें क्या था कि फ्रीडम रहनी चाहिए हर व्यक्ति को। इट इज़ परहैप्स द फर्स्ट मॉडर्न स्टेटमेंट ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस, इसमें इन्होंने बुरी तरीके से जो है वायोलेंस को बहुत तरीके से मतलब क्रिटिसाइज़ किया था, और नॉन वायोलेंट रहने के लिए इन्होंने यहाँ पे बहुत सारे अपने जो बेसिक्स थे वो प्रेजेंट किए थे इस पोएम के अंदर। प्रोमेथियस अनबाउंड, सेकंड है हमारा प्रोमेथियस अनबाउंड।
तो प्रोमेथियस अनबाउंड की बात करें तो ये 4 एक्ट लिरिकल ड्रामा है, वर्स प्ले भी इसको आप कह सकते हो। फर्स्ट पब्लिश्ड इन 1820। कब पब्लिश हुआ था? 1820 में पब्लिश हुआ था। इट इज़ कंसर्न्ड विद द टॉर्मेंट्स ऑफ द ग्रीक माइथोलॉजी। किस पे बेस्ड है ये? ग्रीक माइथोलॉजी में एक फिगर थी, प्रोमेथियस नाम का एक हीरो था, उसी पे बेस्ड है ये प्रोमेथियस अनबाउंड। इसकी थीम क्या है गाइस? हु डिफाइज द गॉड्स एंड गिव फायर टू ह्यूमैनिटी। इसने क्या किया? गॉड को डिफाइज किया, मतलब भगवान को एक तरीके से ठेंगा दिखाया, और इसने क्या किया? फायर दी, आग दे दी ह्यूमैनिटी को, मानवता को इसने आग जला दे दी, आग दे दी। इससे क्या हुआ? फॉर विच ही इज सब्जेक्टेड टू एटर्नल पनिशमेंट। इससे गॉड ने इसको पनिशमेंट दिया। एंड सफरिंग एट द हैंड्स ऑफ ज्यूज। और ज्यूज जो है वो ग्रीक लोगों को देवता होते हैं, तो उसी के द्वारा इसको पनिश किया गया इस चीज़ के लिए। ओके, इसको ऐसी सज़ा दी गई कि इसकी रोज़ जो है बाल, चील वगैरह इसकी छाती को के मांस को खाते थे। इसके बाद आती है टू अ स्काईलार्क। टू अ स्काईलार्क की एक पोयम है। ये कब कंप्लीट हुई? 1820 में कंप्लीट हुई। इट वाज इंस्पायर्ड बाय एन इवनिंग वॉक। ये एक इवनिंग वॉक के द्वारा इंस्पायर्ड है। लिवोरो में द कंट्री नियर लिवोरो के पास कोई कंट्री थी, उसी की है ये, इटली में। जब जो शैली थे वो अपनी वाइफ मैरी शैली के साथ वॉकिंग कर रहे थे शाम के समय, तो उन्होंने एक स्काई लार्क नाम के वहाँ पक्षी को, उसकी बहुत ही प्यारी आवाज़, मीठी आवाज़ सुनी, और तभी इनको प्रेरणा मिली इस पोएम को लिखने की। द क्लाउड इज़ अ मेजर 1820 पोएम। ये भी 1820 में आई, ड्यूरिंग लेट 1819। और लिखा कब गया? इसको लेट 1890 में लिखा गया, बट ये पब्लिश कब हुई? 1820 में पब्लिश हुई। ठीक है, तो गाइज ये थे हमारे आज के कुछ शैली को लेकर के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। आई होप आपको पसंद आई होगी ये वीडियो। प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल को अगर नए हैं, और शेयर ज़रूर कीजिए, कमेंट भी ज़रूर कीजिए, ताकि मुझे प्रोत्साहन मिले और मैं और ज़्यादा मेहनत आपके लिए कर सकूँ। ठीक है, जल्दी ही हाजिर होते हैं दूसरी वीडियो के साथ। पढ़ते रहिए गाइज। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। ओके।